तो स्टूडेंट्स नील्स बोर एटॉमिक मॉडल, उसकी फंडामेंटल पोस्टुलेट टोटल 4 थी। सबसे पहली डेफिनेशन ऑफ ऑर्बिट, ओके। दूसरी ट्रांजिशन मतलब लोअर टू हायर, हायर टू लोअर। तीसरा उसको कहेंगे फ्रीक्वेंसी रूल ऑफ बोर, फॉर्मूला दिया फ्रीक्वेंसी का। फोर्थ है एंगुलर मोमेंटम। इसके साथ साथ नील्स बोर ने कहा कि भाई जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी एक मतलब एनी वन एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जंप करता है, आइदर एब्जॉर्प्शन और एमिशन, तो वो वन क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल वाली स्टेशनरी ऑर्बिट में से दूसरी क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल वाली स्टेशनरी ऑर्बिट में जंप करता है। इसका मतलब ये हुआ कि नील्स बोर ने ये समझाया, क्या समझाया, कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ऑर्बिट्स जो होती है वो सर्टेन डिस्टेंस पे होती है, जैसे तैसे नहीं। और हर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है, बराबर, अंडरस्टूड। जैसे आपकी बात करें, सपोज यू आर इन अ फ्लैट, तो आपको बोला जाए कहाँ पे हो, तो कि मैं फ्लैट में हूँ। तो बच्चों आपकी पॉसिबिलिटी फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे होगी। ऐसा तो है नहीं पूरा दिन सीढ़ियों में बैठते रहोगे। हाँ, जब आना जाना होता है तब आप वहां पाए जाओगे, लेकिन स्टेबिलिटी कहाँ पे होती है? ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर ना। वैसे नील्स बोर ने एक्सप्लेन किया कि भाई ये जो एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्वांटाइज्ड होता है, मतलब फिक्स होता है विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्बिट। तो इसी वजह से मैक्सवेल प्रिंसिपल यहाँ एप्लीकेबल ही नहीं होगा। आपको पता होगा जेम्स मैक्सवेल साइंटिस्ट ने रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को रिजेक्ट करवाया था। क्यों? याद होगा ना, ये है न्यूक्लियस और ये है चार्ज पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करते करते, रेडिएशन इंसिडेंट एमिट करते 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 पूरा न्यूक्लियस में चला गया था। लेकिन क्यों? क्योंकि रुदरफोर्ड का प्रॉब्लम ये था कि उसने डिफाइनाइट डिस्टेंस या अरेंजमेंट एक्सप्लेन नहीं की थी। लेकिन नील्स बोर ने बता दिया कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्टेन ऑर्बिट में ही होता है और डिफाइनाइट डिस्टेंस पे होता है, डिफाइनाइट एंगुलर मोमेंटम से होता है। तो इसी वजह से वो ऐसे घूम फिर नहीं सकता कि भाई चलो चलो दूर से आया सीधा न्यूक्लियस में चला गया। तो मैक्सवेल प्रिंसिपल उसके हिसाब से राइट है, लेकिन नील्स बोर ने तो बोला कि भाई सर्टेन डिस्टेंस पे ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो मैक्सवेल की थियरी उसे एप्लीकेबल नहीं है। तो मैक्सवेल कैन नॉट मेक अ प्रॉब्लम फॉर नील्स बोर। मतलब नील्स बोर की थियरी ऐसी थी जिसमें मैक्सवेल का प्रिंसिपल एप्लीकेबल ही नहीं है। इसके साथ साथ अगर हम थोड़ा डिटेल में जाएं तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए नील्स बोर का प्रिंसिपल जो है वो हमें आगे डिटेल में पढ़ना है 12th के बाद, लेकिन जितना जरूरी है हमें यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, सो लेट अस सी फर्स्ट पॉइंट ऑफ नील्स बोर्स एटॉमिक मॉडल। उन्होंने बताया हाइड्रोजन एटम के लिए the stationary states for electron are numbered at 1 2 3 integer positive. This integral number are known as principal quantum number. Okay, the stationary states for electron for numbered 1 2 3. These integer numbers are known as principal quantum number. हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के आसपास जो ऑर्बिट है उनको नंबर दिया, जिसे कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, so the stationary states of electrons are numbered 1 2 3. These integer numbers are known as principal quantum number. Okay, थोड़ा देखते हैं ना डिटेल में तो अच्छा रहेगा। चलो मैं इसको एक्सप्रेस करता हूँ कुछ यहाँ पे। सोचिएगा सपोज ये न्यूक्लियस है, ओके, इसके आसपास इलेक्ट्रॉन डिफाइनाइट स्टेशनरी स्टेट में ही पाया जाता है, जैसे फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 1 2 3 4 5। ओके, तो इसे कहेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n।
ओके, नंबर ऑफ ऑर्बिट भी बोलते हैं, नंबर ऑफ स्टेशनरी स्टेट भी बोलते हैं, या फिर नंबर ऑफ अलाउड एनर्जी स्टेट। ओके, सेकंड पॉइंट ये है कि हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन आप जानते हो, 10th में पढ़े थे, 1, मतलब पहली ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा। तो साइंटिस्ट ने कैलकुलेट करके बताया कि हाइड्रोजन का ये जो डिस्टेंस है ना, वो होता है बच्चों 52.9 पिकोमीटर, 52.9 पिकोमीटर। ओके, तो ये डिस्टेंस हुआ बच्चों 52.9 पिकोमीटर। अगर वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आके दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे ऐसे हायर एनर्जी स्टेट में जाता है, तो हर एक जगह पे उसकी रेडियस क्या होगी, ऑर्बिट की डिफरेंट। तो उसके लिए फॉर्मूला दिया, द रेडियाई ऑफ द स्टेशनरी स्टेट, the radii of the stationary states are expressed as Rn is equal to n square into A0, where A0 is equal to 52.9 picometer. डिफरेंट स्टेशनरी स्टेट्स जो है, जैसे 2, 3, 4, 5, उन सभी में अगर इलेक्ट्रॉन जाता है तो उनकी रेडियस फाइंड करने का फॉर्मूला दिया, रेडियस इन nth ऑर्बिट इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू A0। A0 होता है बेसिक रेडियस 52.9 पिकोमीटर। ओके, सो इसीलिए thus the radius of first stationary state called Bohr's radius और Bohr's orbit। तो इसीलिए साइंटिस्ट ने हाइड्रोजन एटम की जो फंडामेंटल रेडियस है ग्राउंड स्टेट की, उसे बोर ऑर्बिट कहा गया है। सो thus the radius of the first stationary state called the Bohr's orbit, जिसकी वैल्यू होती है 52.9 पिकोमीटर। पता है ना, क्योंकि फॉर्मूला में देखो, आप पहली ऑर्बिट रखोगे तो R1 होगा और 1 का स्क्वायर 1, इसीलिए आपको फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस दी गई 52.9 पिकोमीटर, जिसे कहते हैं बोर्स ऑर्बिट। ओके, नॉर्मली द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज फाउंड इन दिस ऑर्बिट। जनरली जब एनर्जी लो होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, उस स्टेट में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पाया जाता है। लेकिन जैसे ही आप एनर्जी दोगे तो वो एक्साइटेड स्टेट में दूर चला जाएगा, वैसे वैसे रेडियस भी बढ़ेगी और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी बढ़ेगी, बराबर। तो इसी वजह से लिखा है एज n increases the value of r will also increase। जैसे ही n वैल्यू इंक्रीज होगी वैसे रेडियस भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा। ओके, इलेक्ट्रॉन गोइंग फार फ्रॉम द न्यूक्लियस। थर्ड पॉइंट उन्होंने दिया, द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी associated with electron is its energy in stationary state। ओके, इलेक्ट्रॉन उसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है उसकी स्टेशनरी स्टेट में एनर्जी, और उस एनर्जी के लिए साइंटिस्ट ने फॉर्मूला दिया कि एनर्जी इन nth ऑर्बिट इज इक्वल टू माइनस RH अपॉन 1 इंटू 1 अपॉन n स्क्वायर, इतना आएगा जूल पर इलेक्ट्रॉन। Okay, so energy of electron in nth orbit is equal to minus RH upon n square या फिर into 1 by n square joule per electron, where n is equal to आएगा 1, 2, 3, means different number की orbit होगी। और यहाँ पे जो RH है, RH को बोला जाता है रिडबर्ग कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू है 2.18 इंटू 10 रेज टू माइनस 18 जूल। ओके, 2.18 इंटू 10 रेज टू माइनस 18 जूल फॉर हाइड्रोजन एटम। ओके, दिस इज द एनर्जी ऑफ द लोवेस्ट स्टेट, ऑल्सो कॉल्ड एज अ ग्राउंड स्टेट। वो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है, लोवेस्ट स्टेट की एनर्जी है। आपको एक सीधा लॉजिक दिखाता हूं। यहाँ पे देखिए, ये डायग्राम दिया हुआ है, बराबर। उस डायग्राम को मैं फिर से ड्रॉ करूंगा। दिस इज न्यूक्लियस और ये उसके आसपास है डिफरेंट ऑर्बिट्स। समझने जैसा है। हाँ, ये कांस्टेंट कहाँ से आया? चलो, हाइड्रोजन के पास सपोज इलेक्ट्रॉन है ही नहीं,
इलेक्ट्रॉन कहीं एटम से बाहर घूमने निकला है, शॉपिंग करने गया है, किसी जगह पे खड़ा है। तो हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर है। ओके, इसकी वजह से सोचिए, सपोज ये एटम स्टेशनरी है, स्टेशनरी मतलब नो मोशन। ओके, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 0। इतना ही नहीं, उसको न्यूक्लियस से अट्रैक्शन भी नहीं है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी? 0। तो इसे इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रॉन कहते हैं, न किसी से लगाव है, न किसी के पीछे दौड़ना है। तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी दोनों 0 हो गई, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? 0। सो एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन इज 0 बिकॉज बोथ टाइप्स ऑफ एनर्जी आर 0। तो इंडिपेंडेंट and stationary electron which is out of the atom, it has energy 0। तो रिडबर्ग साइंटिस्ट ने सोचा कि अगर इस इलेक्ट्रॉन को मुझे हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट में ले जाना है, तो इस इलेक्ट्रॉन को मुझे हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट में ले जाना है। संसार का नियम है, अट्रैक्शन बढ़ेगा, एनर्जी कम होगी, बराबर। शादी कर लो, पता चल जाएगा कि अट्रैक्शन जैसे इंक्रीज होता है वैसे वैसे एनर्जी क्या होनी है? डिक्रीज, बराबर। तो देखो, जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगा अट्रैक्शन बढ़ेगा, डिस्टेंस कम होगा अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो अट्रैक्शन क्या हुआ? इंक्रीज। तो एनर्जी क्या हुई? डिक्रीज। तो पता चला कि ये इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था, वहां से वो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में गया, तो उसको एनर्जी लिबरेट करनी पड़ी 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। तो 1 इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट डिस्टेंस से फर्स्ट ऑर्बिट में आने के लिए इतनी एनर्जी लिबरेट करनी पड़ी, तो बस उसी एनर्जी को बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट RH। समझ गए? क्या कहेंगे? रिडबर्ग कांस्टेंट RH। और इसीलिए यहाँ पे लिखा है RH। आपको लगेगा कि सर माइनस क्यों लिखा? अरे बच्चों, इलेक्ट्रॉन बाहर था, उसके पास एनर्जी 0 थी, अब वो अट्रैक्शन में आने के लिए फर्स्ट ऑर्बिट में गया ना, और इसलिए एनर्जी डिक्रीज हुई। एनर्जी रिलीज होगी तो वैल्यू क्या लेनी है? माइनस। और इसलिए यहाँ पे लिखा जाता है -RH अपॉन n² जूल पर इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? ओके, चलो, तो सपोज कीजिए वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी एनर्जी होगी -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 1/n², दैट मीन्स 1², वो तो 1 ही होना है। तो फर्स्ट ऑर्बिट, उसमें एनर्जी क्या होनी है उसकी? -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। तो ये हुआ फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। इतना याद रखो कि इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिट में होगा तो अट्रैक्शन हाईएस्ट होगा ना, क्योंकि डिस्टेंस कम है, तो एनर्जी कैसी होगी? लोएस्ट। अट्रैक्शन हाईएस्ट होगा तो एनर्जी कैसी होगी? लोएस्ट। तो इसीलिए एनर्जी कम हो वैसे स्टेट को कहते हैं ग्राउंड स्टेट। तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन का ग्राउंड स्टेट कौन सा है? फर्स्ट ऑर्बिट। और आपको पता है एनर्जी लोएस्ट होगी तो स्टेबिलिटी कैसी होगी? ज्यादा, क्योंकि जितनी एनर्जी ज्यादा ना, उतना स्टेबिलिटी कम होता है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। चलो यार, सेकंड ऑर्बिट में देखते हैं। तो सेकंड ऑर्बिट के लिए एन वैल्यू 2 आएगी, तो E2 इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल, 1/2², तो डिवाइड बाय 4 आएगा, 2² 4, तो आंसर इज -0.545 इंटू 10⁻⁻18 जूल। ये कंसेप्ट हुआ स्टूडेंट्स, किसके लिए? एनर्जी के लिए। तो थर्ड पॉइंट यहाँ पे दिया था एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। अंडरस्टूड? चलो, थोड़ा और डिस्क्रिप्शन दिया है, देख लेते हैं।
लिखा है the energies of different stationary states or energy levels of hydrogen atom. This represent it's called energy level diagram. आपको 2.11 डायग्राम जो दिया था वो है डिफरेंट एनर्जी लेवल्स का एनर्जी लेवल डायग्राम। ये सिर्फ नॉलेज के लिखा है, आपको देख के ही पता चल गया कि ये E1 है लोएस्ट एनर्जी, फिर E2 थोड़ी इंक्रीज होगी, फिर E3, फिर E4। जैसे जैसे आप दूर जाओगे इलेक्ट्रॉन से वैसे वैसे एनर्जी क्या होनी है, इंक्रीज। तो इसीलिए ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी डायग्राम है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। See here, लिखा है when electron is free from the influence of nucleus। इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस से फ्री होता है, इंडिपेंडेंट होता है, स्टेशनरी होता है, द एनर्जी इज टेकन एज जीरो। उसकी एनर्जी न्यूक्लियस हाइड्रोजन एटम से जब इलेक्ट्रॉन बाहर होगा तो उसकी एनर्जी क्या लेंगे हम, जीरो। द इलेक्ट्रॉन in this situation is associated with the stationary state of principal quantum number infinitive। मैंने बोला ना कि सपोज हाइड्रोजन एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर है तो उसकी एनर्जी क्या लेनी है, जीरो, और क्वांटम नंबर इंफिनिटिव लेना है। ओके, एंड उस कंडीशन को कहते हैं आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन एटम से ही बाहर चला गया तो उसे कहेंगे आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम। When the electron is attracted by the nucleus and is present in orbit n, the energy is emitted। सीधी बात है ना, मैंने अभी अभी कहा कि जब इनफाइनाइट डिस्टेंस से इलेक्ट्रॉन को nth ऑर्बिट में लाना है तो वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट करते 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 nth ऑर्बिट में आएगा। ओके, इट कम्स इन nth ऑर्बिट। ओके, so and its energy is lowered, उसकी एनर्जी कम होती है। that is the reason for the presence of negative sign in equation। okay, and depict its stability relative to the reference state of zero energy n is equal to infinitive। बराबर बताया ना। वैसे न्यूक्लियस से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी रिमूव करते 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 ऑर्बिट के अंदर nth ऑर्बिट में आता है तो एनर्जी रिमूव करके आएगा, मतलब स्टेबिलिटी कैसी होगी, ज्यादा। ओके, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी न्यूक्लियस के नजदीक ज्यादा है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कम देखने को मिलेगी। तो बच्चों फिर से एक बार तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट पोस्टुलेट देख लेते हैं। सबसे पहला पोस्टुलेट है the stationary state for electrons are numbered as 1 2 3 4। these integer values are known as principal quantum number। ऑर्बिट को नंबर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, the radius of stationary states are expressed as Rn is equal to, क्या लिखेंगे, n square into a0, जहां पे a0 होता है बेसिक रेडियस जिसका वैल्यू है 52.9 पिकोमीटर। और अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो ग्राउंड स्टेट में उसका इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में होता है तो n इज इक्वल टू 1 लें तो वैल्यू आएगी 52.9 पिकोमीटर, जिसे बॉस रेडियस कहते हैं। जैसे जैसे n वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज, वैसे वैसे रेडियस भी होनी है इंक्रीज और डिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज। थर्ड पोस्टुलेट हमने डिटेल में देखी, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जीरो है और इसी वजह से वैल्यू आएगी क्या, En इज इक्वल टू माइनस RH इंटू 1/n²। ओके, चलो फिर पोस्टुलेट नंबर 4। हमने अब तक जो बातें की बच्चों वो बात थी सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन की, और उसके ही फॉर्मूला लाए, रेडियस का फॉर्मूला और एनर्जी का फॉर्मूला। लेकिन अभी हम क्या करेंगे,
देखते जाइए। देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 1। ओके, चलो इसकी जगह पे मैं हीलियम एटम लूं तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 2। लेकिन अगर मैं हीलियम में से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूं तो He+ आयन आएगा, तो उसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। ओके, चलो मैं लिथियम लेता हूं, लिथियम एटॉमिक नंबर 3, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 1। ओके, लेकिन अगर उसी लिथियम में से मैं 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूं तो सेकंड ऑर्बिट में से 1 गया, फर्स्ट में से 1 गया, तो उसकी भी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 1। तो हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन 1, He+ की 1, Li2+ की 1। अरे आगे देखो, बेरिलियम 3+ लूं तो भी कॉन्फ़िगरेशन 1 ही होगी। क्यों? क्योंकि सब में 1 1 इलेक्ट्रॉन है, सब में 1 1 इलेक्ट्रॉन्स है। अंडरस्टूड और नॉट? तो ऐसे एटम्स और आयंस उनको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, जिस एटम और आयंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो उसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहते हैं। फिर से हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन 1, हीलियम की 2 है, लेकिन आयन बना दो +1 तो एक ही बचेगा। लिथियम एटॉमिक नंबर 3 है, कॉन्फ़िगरेशन 2 1, 2 इलेक्ट्रॉन निकालो 1 हो जाएगा। बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4 है, 3 इलेक्ट्रॉन निकालो 1 हो जाएगा। तो ऐसे स्पीसीज को क्या कहेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो हाइड्रोजन उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, वैसे ही इन सभी आयंस में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, और इनके लिए भी हम वही फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, ऐसा नील्स बोर ने बताया। Bohr's theory can also be applied to ions containing only 1 electron, similar to the present in hydrogen atom. हाइड्रोजन एटम में जैसे 1 इलेक्ट्रॉन है, वैसे सभी आयंस को भी उसके फॉर्मूला लगा सकते हैं, जैसे He+, Li2+, B3+, and so on. So the energy of stationary state associated with this kind of ion, इन सभी आयन की स्टेशनरी स्टेट में एसोसिएटेड एनर्जी, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। सेम फॉर्मूला क्या आएगा? En इज इक्वल टू -RH। मैं ऐसे लिखूंगा, En इज इक्वल टू -RH। अरे बच्चों, आपने क्या लिखा था? 1/n²। तो इसमें सिर्फ इतना नया आएगा, RH Z²/n²। तो एनर्जी of 1 electron containing ion can be expressed by -RH into Z²/n², -RH into Z²/n², that is joule. Understood? सीधी सी बात है। RH की वैल्यू रख दो तो 2.18 into 10⁻⁻18 जूल। तो अगर मैं सिर्फ हाइड्रोजन की बात करूं तो उसके लिए Z इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो भी फॉर्मूला एप्लीकेबल है। अगर मैं हीलियम लूं तो उसका एटॉमिक नंबर क्या है? 2, तो यहाँ ऊपर 2² आएगा। लिथियम लूं, एटॉमिक नंबर क्या है? 3, तो यहाँ 3² आएगा अपॉन n²। ओके, तो चिंता मत करो, सिर्फ फॉर्मूला में सिर्फ क्या ऐड किया है? Z²। सेम वे रेडियस का हाइड्रोजन के लिए फॉर्मूला था Rn इज इक्वल टू n² इंटू A0। यहाँ कुछ नया नहीं है, डिवाइड बाय Z कर दो। डिवाइड बाय क्या करना है? Z। तो ये ओवरऑल फॉर्मूला हो जाएगा। इसलिए लिखा है Rn इज इक्वल टू 52.9 n² तो था ही, डिवाइड बाय Z इंटू A0, इतना पिकोमीटर। तो फोर्थ पॉइंट कुछ नया नहीं है, जो फॉर्मूलास हाइड्रोजन के लिए अप्लाई किए थे वही फॉर्मूला में कुछ ऐड करके आपने आइसो इलेक्ट्रिक आयन के लिए फॉर्मूला डिराइव किया। ओके, तो उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है। लेट अस सी व्हाट इज एक्सप्लेनेशन। आई एम रिमूविंग दिस, आप ऐड कर लेना या स्क्रीनशॉट लगा देना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का।
चलो, where Z is the atomic number and have values of 2, 3, 4 helium and lithium, जो हमने बताया. From the above equation, it is evident that the value of energy becomes more negative. आपको देख के ही पता चलेगा कि अगर मैं हाइड्रोजन की जगह आयंस लूं तो न्यूमरेटर में Z² आया ना, तो लिखा है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स मोर नेगेटिव. ओके, Z² से मल्टीप्लाई करोगे तो मोर नेगेटिव वैल्यू मिलेगी. ओके, इसके साथ साथ लिखा है अगर मैं रेडियस की बात करूं तो एटॉमिक नंबर Z हाइड्रोजन में 1 था, इसलिए हमें लिखा नहीं था. लेकिन हीलियम ले तो 2 आएगा, लिथियम में 3 आएगा, बेरिलियम में 4 आएगा. मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन एटम की जगह पे आयंस लें तो Z बढ़ेगा ना नीचे, तो रेडियस क्या होनी है? डिक्रीज. मतलब ये हुआ कि सपोज ये बात कर रहा हूं मैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन में सपोज एक ही इलेक्ट्रॉन है, बराबर, तो उसकी रेडियस सपोज ये है 52.9. लेकिन अगर मैं हीलियम प्लस आयन लूं तो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा. तो बच्चों रेडियस क्या होनी है? डिक्रीज होनी है. दोनों में एक एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हाइड्रोजन की रेडियस से हीलियम आयन की रेडियस क्या होगी? डिक्रीज होगी. अंडरस्टूड? क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, Z बढ़ेगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन इंक्रीजेस और इलेक्ट्रॉन नजदीक आने वाला है. ओके, अरे यार सिंपल बात करता हूँ, दोनों को अलग शो करके. चलो आप सोचिए, वो लोग एक एक सेंटेंस में इतना डीप में जाते हैं. चलो, ये हाइड्रोजन एटम है, सीधा लॉजिक है. उसके अंदर 1 प्रोटॉन होगा न्यूक्लियस में और बाहर एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये हुआ हाइड्रोजन एटम. अगर मैं He+ आयन लूं तो उसकी भी कॉन्फ़िगरेशन तो 1 ही है. ओके, लेकिन लोचा इज दैट उसके अंदर 2 प्रोटॉन होंगे क्योंकि हीलियम एटम है, एटॉमिक नंबर 2, और इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, तो 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, उससे ज्यादा 2 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे. तो बच्चों रेडियस क्या होनी है? डिक्रीज. तो हाइड्रोजन एटम उसकी रेडियस से कम रेडियस He+ आयन की होगी क्योंकि Z increases, प्रोटॉन increases और अट्रैक्शन increases. ओके, तो सीधी बात है, देखो, it is evident that the value of energy becomes more negative and that of radius becomes smaller with increase in Z. Z जितना बढ़ेगा उतना रेडियस क्या होना है? डिक्रीज. That means the electron will be tightly bound to the nucleus. हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन जैसे अट्रैक्शन में होगा उससे ज्यादा अट्रैक्शन He+ आयन में होता है. ओके, तो ये हुआ पॉइंट नंबर 4. ओके, दिस इज पॉइंट नंबर 4.